क्वेश्चन नंबर 41, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी इज। तो सेकेंड हाफ में 6 to 7 मिलीग्राम पर डे रिक्वायरमेंट आयरन होता है। टोटल रिक्वायरमेंट होता है प्रेगनेंसी के दौरान अप्रोक्सीमेट 1000 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम, जिसमें 300 मिलीग्राम तो प्लेसेंटा और फिटस के लिए, 400 मिलीग्राम एक्सपेंडेड रेड सेल मास के लिए और 200 मिलीग्राम ऑब्लिगेटरी लॉस की, ब्लड लॉस होता है ना जो प्रेगनेंसी या डिलीवरी के दौरान, उसमें आयरन लॉस होता है उसका। तो सेकेंड हाफ में स्पेशली लास्ट 12 वीक में डेली रिक्वायरमेंट इंक्रीज टू 6 to 7 मिलीग्राम पर डे। लैक्टेशन के टाइम आयरन नीड होता है 1 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 42, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन नॉर्मल प्रेगनेंसी सो। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में फर्स्ट इज फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया, बिल्कुल सही बात है। पोस्ट प्राइंडल हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता, पोस्ट प्राइंडल हाइपर ग्लाइसीमिया होता है। इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर, नो, सेंसिटिविटी डिक्रीज होता है। तो ये इसके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ग्लूकोज ट्रांसफर इंक्रीज ट्रांसफ्रॉम फ्रॉम मदर टू फीटस, इंसुलिन सिक्रेशन इंक्रीज इन रेस्पॉन्स टू ग्लूकोज एंड एमाइनो एसिड, इंसुलिन सिक्रेशन इंक्रीज होता है बट इंसुलिन की सेंसिटिविटी वो होती है डिक्रीज होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है। कॉन्ट्रा इंसुलिन फैक्टर कौन कौन से है? एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, HPL, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, फ्री फैटी एसिड, लेप्टिन एंड TNF, ये इसके फैक्टर हो गए। मेटाबॉलिक चेंजेस क्या आते हैं प्रेगनेंसी में? लाइपोजेनेसिस होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, हाइपरलिपिडेमिया होता है और हाइपरकीटोनीमिया ड्यूरिंग फास्टिंग। तो फास्टिंग में हाइपोग्लाइसीमिया होता है, बिल्कुल सही बात, ड्यू टू फीटल कंजप्शन। पोस्ट प्रांडल खाने के बाद में हाइपरग्लाइसीमिया होता है और हाइपर इंसुलिनेमिया होता है। ग्लूकोज यूटिलाइजेशन होता है रिड्यूस, इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लाइकोसूरिया, इंक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक्सिड ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन थ्रेशोल्ड। ये इसका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो गया नॉर्मल प्रेगनेंसी में। क्वेश्चन नंबर 43, ए टिपिकल केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन प्रेगनेंसी विल शो विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हीमोग्लोबिन लेस देन 10 ग्राम, ये बिल्कुल बात सही है। पैक सेल वॉल्यूम लेस देन 30%, ये भी बात सही है। MCHC मोर देन 30%, ये बिल्कुल बात गलत है। MCHC भी लेस देन 30% होगा। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन वो भी कम होगा। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक पिक्चर इन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, बिल्कुल बात सही। माइक्रोसाइटिक मतलब स्मॉल, तो आंसर इज 1, 2 एंड 4। ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की क्राइटेरिया हो गया। हीमोग्लोबिन लेस देन 10, RBC काउंट लेस देन 4 मिलियन पर mm3, पैक सेल वॉल्यूम लेस देन 30%, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन लेस देन 30%, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम लेस देन 75 फेम्टोलीटर, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन लेस देन 25 पिकोग्राम। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लिनिकल फीचर ऑफ मोलार प्रेगनेंसी। मोलार प्रेगनेंसी होती है जिसमें हाई डेटिफॉर्म मोल। ए टाइप ऑफ जेस्टेशनल ट्रोफोप्लास्टिक डिजीज कैरेक्टराइज बाय एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ट्रोफोप्लास्टिक सेल इन द यूट्रस, इसको बोलते हैं मोलार प्रेगनेंसी। अब मोलार प्रेगनेंसी दो टाइप की हो सकती है, या तो कंप्लीट मोल हो सकता है या पार्शियल मोल हो सकता है। जो कंप्लीट मोल होगा वो यूजुअली 46X कैरियोटाइप होगा जिसमें नो फिटल टिश्यू। पार्शियल मोल होगा यूजुअली ट्रिप्लॉइड कैरियोटाइप हो सकता है जिसमें फिटल टिश्यू प्रेजेंट होगा। सिम्टम क्या हो सकते हैं मोल के? वेजाइनल ब्लीडिंग होगा, सही बात है। यूटेराइन साइज लार्जर देन एक्सपेक्टेड, यूटेराइन साइज ज़्यादा दिखेगी। हाइपर एमेसिस ग्रेविडोरम, हाइपर एमेसिस मतलब वॉमिटिंग ज़्यादा होगी ड्यू टू इंक्रीज HCG। प्री एक्लम्सी होगा और थायराइड स्टोन रेली। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? इसका अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे, तो अल्ट्रासोनोग्राफी में स्नो स्ट्रॉम अपीयरेंस दिखेगा मोलार प्रेगनेंसी में, बीटा HCG का लेवल एलिवेटेड होगा और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन से भी मोलार प्रेगनेंसी कर सकते हैं डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट वही है, सक्शन एंड कुराटाज कर दो। कीमोथेरेपी में फॉर परसिस्टेंट जेस्टेशनल ट्रोफोप्लास्टिक न्यूप्लेजन के लिए कीमोथेरेपी भी देते हैं। फॉलो बीटा HCG मेजरमेंट करते हैं, यह है इसका।
तो हिस्ट्री ऑफ एमनोरिया एंड वेजाइनल ब्लीडिंग की हिस्ट्री बिल्कुल मोलार प्रेगनेंसी में होती है। एक्सेसिव वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि एससीजी का लेवल इंक्रीज होता है। हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्सन ऑफ ग्रेप्स लाइक वेसाइकल्स, ये भी बात सही है। तो आंसर इज 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कैन बी गिवन इन टू प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन में कोविड वैक्सीन दे सकते हैं, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। मीजल्स, मम्स और रूबेला वैक्सीन। तो MMR वैक्सीन होती है वो लाइव वैक्सीन है, तो लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, यस हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दे सकते हैं और रेबीज वैक्सीन भी दे सकते हैं प्रेगनेंसी में। आंसर इज 1, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू लेबर पेन। जो ट्रू लेबर पेन होता है उसकी इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन होता है कॉन्ट्रैक्शन, वो लगातार इंक्रीज होता है, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रोग्रेसिव इफेसमेंट एंड डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का डायलेटेशन होता है और इफेसमेंट होता है, ये भी बिल्कुल बात सही है ट्रू लेबर पेन में। फॉर्मेशन ऑफ द बैग ऑफ 4 वाटर, बैग ऑफ 4 वाटर फॉर्मेशन भी होता है जिसमें जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है वो सर्विक्स की ओर आ जाती है। एंड पेन इज कन्फाइंड टू लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन, नो। जो पेन लोअर एब्डोमेन और ग्रोइन में जो पेन होता है वो होता है फॉल्स लेबर पेन। इसमें तो जनरली जो पेन होता है वो बैक में होता है। आंसर इज 1, 2 एंड 3। जो ट्रू लेबर पेन होता है वो पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है रेगुलर इंटरवल पे। फ्रीक्वेंसी कॉन्ट्रैक्शन होती है वो इंक्रीज होती है ग्रेजुअली। इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होती है। एसोसिएट विथ सो ब्लडी या विथ म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ सो होता है। प्रोग्रेसिव इफेसमेंट एंड डायलेटेशन होता है सर्विक्स का। डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट का डिसेंट होता है नीचे की ओर। फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ 4 वाटर का फॉर्मेशन होता है और नॉट रिलीव्ड बाई इनिमा और सेडेटिव से रिलीव नहीं होता पेन। जो कि फास्ट लेबर पेन होता है वो डल नेचर का होता है, लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन में होता है, नॉट एसोसिएट विथ हार्डनिंग ऑफ द यूट्रस, दे हैव नो अदर फीचर ऑफ द ट्रू लेबर पेन एज डिस्कस अप, यूजुअली रिलीव बाई एनिमा और सेडेटिव। क्वेश्चन नंबर 47, which are the part of active management of third stage of labor। इसके मैनेजमेंट के लिए इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट इंट्रामस्कुलर विद इन 1 मिनट ऑफ द डिलीवरी ऑफ द बेबी, बिल्कुल सही बात है। इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट IM एट द बर्थ ऑफ फर्स्ट ट्विन इन ट्विन प्रेगनेंसी, नो, गलत बात। जो वो होगा उससे सेकंड ट्विन पे देना है, ना कि फर्स्ट ट्विन पे नहीं देना। कंट्रोल कोड ट्रैक्शन, यस। डिलेड कोड क्लैंपिंग एज पर इंडिकेशन, ये भी बात सही। आंसर इज 1, 3 एंड 4। तो एक्टिव मैनेजमेंट ये हो गया। ट्विन प्रेगनेंसी में क्या देना है, आफ्टर द बर्थ ऑफ सेकंड ट्विन। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग एक्यूट मेस्टाइटिस। जो एक्यूट मेस्टाइटिस होता है यूजुअली अकर इन फर्स्ट 2 to 4 वीक पोस्टमार्टम, बिल्कुल बात सही है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क शो ल्यूकोसाइड काउंट मोर देन 10⁶ per ml एंड बैक्टीरिया काउंट मोर देन 10�3 per ml, ये भी बात सही है। कॉमन ऑर्गेनिज्म आर बैक्टीरियोइड, इकोलाई एंड क्लेप्सिला, नो। जिसमें कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है स्टेफाइलोकोकस ओरियस या स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मिटिस। द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज इन्फेंट नोज एंड थ्रोट, बिल्कुल बात सही है। तो आंसर इज 1, 2 एंड 4 बी। जो एक्यूट मेस्टाइटिस होता है वो लैक्टेटिंग मदर में ज़्यादा इंसिडेंस होता है 2 to 5%, जबकि नॉन लैक्टेटिंग मदर में लेस देन 1% रिस्क होता है। कॉमन ऑर्गेनिज्म स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस या स्ट्रेप्टोकोकाई विरिडेंस। रिस्क फैक्टर होता है पुअर नर्सिंग, मैटरनल फैटिक या क्रैक निपल, ये इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। 2 टाइप का हो सकता है, सेलुलाइटिस हो सकता है, ब्रेस्ट पेरेन्काइमा टिश्यू इन्फेक्शन, या प्राइमरी मेमोरी एडिनाइटिस हो सकता है, लैक्टिफेरस डक्ट का इन्फेक्शन। सिम्टम क्या होता है एक्यूट मेस्टाइटिस का, जनरलाइज मेलाइज, हेडेक, नोजिया वोमिटिंग, फीवर विथ चिल और सीवियर पेन एंड टेंडर स्वेलिंग इन 1 क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट। साइन देखेंगे, साइन एक्यूट मेस्टाइटिस के साइन होता है स्वेलिंग ऑन द हेड, ब्रेस्ट विथ रेड हॉट प्लस स्किन, इसके साइन होंगे। डायग्नोसिस करेंगे, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे ब्रेस्ट मिल्क का जिसमें ल्यूकोसाइड काउंट मोर देन 10⁶ per ml और बैक्टीरिया काउंट
more than 10⁻³ per ml। कॉम्प्लिकेशन एक्यूट मेस्टाइटिस का ब्रेस्ट एब्सेस हो सकता है। प्रोफाइलेक्सिस यही है, हैंड वॉशिंग, प्रॉपर निपल क्लीनिंग और ड्राई। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? ब्रेस्ट सपोर्ट करेंगे, प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड देंगे। ब्रेस्ट फीडिंग को हमेशा कंटिन्यू रखना है एक्यूट मेस्टाइटिस में विद गुड अटैचमेंट। मैनुअल एम्प्टिंग ऑफ द इन्फेक्टेड ब्रेस्ट, एंटीबायोटिक देंगे, एनाल्गेसिक देंगे। मेंटेनिंग मिल्क फ्लो टू प्रिवेंट स्टेफाइलोकोकस प्रोलिफरेशन। तो ये इसके हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, एज पर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव एनाल स्पेक्टर इंजरी, टीयर ऑफ ग्रेटर देन 50% ऑफ एक्सटर्नल एनाल स्पेक्टर इस डिग्री ऑफ। तो इसमें एक्सटर्नल एनाल स्पेक्टर के टीयर को 4 डिग्री में बांटा गया। फर्स्ट डिग्री में जिसमें इंजरी टू पेरिनियल स्किन ओनली पेरिनियल स्किन की इंजरी होगी तो उसको बोल देंगे फर्स्ट डिग्री। सेकंड डिग्री में क्या होगा? इंजरी टू पेरिनियम इन्वॉल्विंग पेरिनियल बॉडी मसल्स बट नॉट इन्वॉल्विंग इन एनाल स्पेक्टर। सेकंड में क्या होगा? पेरिनियम के साथ पेरिनियल बॉडी और मसल्स और सबक्यूटेनियस टिश्यू आ गए। थर्ड डिग्री में क्या होगा? इंजरी टू पेरिनियम इन्वॉल्विंग एनाल स्पेक्टर कॉम्प्लेक्स, एनाल स्पेक्टर भी इन्वॉल्व हो गया जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल एनाल स्पेक्टर आते हैं। इसमें 3A में जो एक्सटर्नल एनाल स्पेक्टर है वो इन्वॉल्व लेस देन 50% में होगा थिकनेस में। 3B में क्या होगा? मोर देन 50% ऑफ एक्सटर्नल एनाल स्पेक्टर थिकनेस टॉम। और 3C में क्या होगा? बोथ एक्सटर्नल एनाल और इंटरनल एनाल स्पेक्टर दोनों के दोनों इन्वॉल्व हो गए। फोर्थ डिग्री टीयर में क्या होता है? ये सारा तो होता ही है, पेरिनियम के साथ एनाल स्पेक्टर कॉम्प्लेक्स होता ही है, परंतु ये एनाल एपिथेलियल भी इन्वॉल्व होती है, एनाल एपिथेलियल भी इन्वॉल्व होती है फोर्थ डिग्री में। अब क्वेश्चन पूछा है टीयर ऑफ मोर देन 50% ऑफ एनाल स्पेक्टर, तो आंसर इज 3B। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट आर द कोज ऑफ लैक्टेशन फेलियर आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद में लैक्टेशन फेलियर का क्या काज हो सकता है? तो इनफ्रीक्वेंट सकलिंग, यस बिल्कुल काज हो सकता है। डिप्रेशन और एंजाइटी स्टेट इन द प्रीफ्रम, ये भी इसका काज है। और प्रोलैक्टिन इनहिबिशन, ये तीनों ही इसके कोज है लैक्टेशन फेलियर के। ये तीन आंसर इज 1 2 3। अब इसका अदर काज की बात करें लैक्टेशन फेलियर की, इनफ्रीक्वेंट सकलिंग तो भाई, डिप्रेशन और एंजाइटी भी है इसका काज। रेलक्टेंस टू नर्स, पुअर निपल डेवलपमेंट भी इसका कॉज है। पेनफुल ब्रेस्ट लंप है वो भी लैक्टेशन फेलियर का काज है। एंडोजिनस सप्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन जैसे रिटर्न प्लेसेंटल बिट्स। प्रोलैक्टिन इनिबिशन, अर्गोट प्रिपरेशन या पाइरोक्सिन या डायबिटिक्स, इससे प्रोलैक्टिन का इनिबिशन हो गया तभी लैक्टेशन फेलियर हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या करना है अपने को? एंटीनेटल में काउंसलिंग करना है, ब्रेस्ट केयर करना है और हाइजीन मेंटेन करना है। इसके अलावा प्रीफ्रियम में क्या करना है? एडिक्वेट फ्लूइड इंटेक देना है, रेगुलर नर्सिंग, ट्रीट पेनफुल ब्रेस्ट लीजन और मेडिकेशन टू स्टिमुलेट प्रोलैक्टिन सिक्रेशन। प्रोलैक्टिन सिक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करने के लिए मेडिसिन जैसे मेटाक्लोप्रोमाइड हो गया या इंट्रानेजल ऑक्सीटोसिन या सल्फाइड ये दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सेकेंडरी अरेस्ट ऑफ डायलेटेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेबर में बी ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। सेकेंडरी अरेस्ट किसको बोलता है? सेकेंडरी अरेस्ट इसको बोलते हैं व्हेन द सर्वाइकल डायलेटेशन स्टॉप आफ्टर द एक्टिव फेज ऑफ लेबर हैज स्टार्टेड नॉर्मली। जो एक्टिव फेज स्टार्ट होने के बाद में अगर सर्वाइकल डायलेटेशन स्टॉप हो जाता है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी अरेस्ट ऑफ डायलेटेशन। इसका क्या काज हो सकता है? इसके कोज होता है पुअर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जिसमें मायोमेट्रियम फैटिक हो गया, या सीजेशन ऑफ सर्वाइकल डायलेटेशन डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बाद में भी सीजेशन हो गया। इसके क्या काज हो सकते हैं? मैकेनिकल फैक्टर लाइक डिसप्रपोर्शन या माल प्रेजेंटेशन, ये कॉज हो सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन में पुअर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, सीजेशन ऑफ सर्वाइकल डायलेटेशन डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और डिसप्रपोर्शन और माल प्रेजेंटेशन। तो आंसर इज 1 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 52, द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट फ्रॉम। तो लेबर की स्टेज की बात करें तो इसमें 4 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज जो लेबर होती है वो ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शन से लेके फुल सर्वाइकल डायलेटेशन की स्टेज होती है। इसमें 2 स्टेज होती है, एक तो लेटेंट फेज होता है, एक एक्टिव फेज होता है। लेटेंट फेज होता है सर्वाइकल इफेसमेंट एंड अर्ली डायलेटेशन। एक्टिव फेज होता है जिसमें रैपिड सर्वाइकल डायलेटेशन होता है। जो सेकेंड स्टेज होती है वो होती है फुल सर्वाइकल डायलेटेशन से लेके बेबी के डिलीवरी तक। थर्ड जो स्टेज होती है वो होती है बेबी डिलीवरी से लेके प्लेसेंटल डिलीवरी तक। और जो फोर्थ स्टेज होती है पोस्ट डिलीवरी केयर और रिकवरी, जिसमें मॉनिटरिंग की जाता है ब्लीडिंग का, यूट्राइन टोन का और मैटरनल वेल बीइंग का। तो ये 4 स्टेज होती है लेबर की। तो फर्स्ट स्टेज आएगी फुल द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन एंड
and with full cervical dilatation. Question number 53. Vesicovaginal fistula is classified as complicated if has which of the following feature? अगर साइज मोर देन 3 सेंटीमीटर होगी तो कॉम्प्लिकेटेड होगा बिल्कुल। तो फिस्टुला जो होता है वेसाइकोवेजाइनल फिस्टुला होता है जिसमें कम्युनिकेशन होता है बिटवीन ब्लैडर एंड वेजाइना के बीच में। तो उससे क्या होगा, यूरिन स्केप इनटू द वेजाइना काजिंग ट्रू इनकंटिनेंस होगा। तो ये जेनाइटो यूरिनरी फिस्टुला है। जो फिस्टुला एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लिकेटेड। जिसमें हेल्दी टिश्यू आया और गुड एसेस है वो सिंपल फिस्टुला है। कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला में क्या होता है, टिश्यू लॉस हो गया, स्कारिंग हो गया या डिफिकल्ट एसेस हो गया, मे बी एसोसिएट विद रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला, ये कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला है। अब बात करते हैं ऑप्शन की। अगर साइज मोर देन 3 सेंटीमीटर है तो सीधी सी बात है कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला होगा। ब्लैडर इन्वॉल्व सुप्रा ट्राइगोनल, तो ये कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला में क्लासिफिकेशन नहीं है। मिड वेजाइनल है तो भी कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला है। प्रेजेंस ऑफ प्रायर रेडिएशन दे रखा है तो इसमें क्या होगा, हेल्थी टिश्यू नहीं होगा, स्कारिंग फॉर्मेशन होगा, इसके कारण ये कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला है। तो आंसर इज 1, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 54. Which of the following set of muscles collectively form the muscles levator ani that form? तो levator ani मसल्स में होती है, 3 मसल्स होती है, प्यूबोकोकिजियस, इलियोकोकिजियस और इशियोकोकिजियस। तो आंसर इज 1, 2 एंड 4। जो पेल्विक फ्लोर होता है वो मस्कुलर पार्टीशन होता है पेल्विक कैविटी और फ्रॉम द एनाटॉमिकल पेरिनियम से, जिसमें 3 मसल्स होते हैं, प्यूबोकोकिजियस, इलियोकोकिजियस और इशियोकोकिजियस। इनको तीनों को बोलते हैं लेवेटर एनाई। जो पेल्विक फ्लोर होता है उसकी अपर सरफेस होती है वो कॉनकेव होती है और कवर्ड बाई पेराइटल पेल्विक फेसिया। इन्फीरियर सरफेस होती है जो कॉन्वेक्स होती है, इन्फीरियर सरफेस होती है वो कॉन्वेक्स होती है। फॉर्म द पेल्विक डायफ्राम विद कवरिंग फेसिया, ये हो गया, ये सपोर्ट करता है पेल्विक ऑर्गन को लाइक ए हैमॉक। क्वेश्चन नंबर 55. द ब्लड सप्लाई ऑफ द यूट्रस कम्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी? तो ब्लड सप्लाई सबसे मेन आर्टरी होती है इसकी यूट्राइन आर्टरी। इसके अलावा ब्लड सप्लाई स्लाइटली ओवेरियन आर्टरी से भी आ सकता है, वेजाइनल आर्टरी से भी आ सकता है, परंतु इंफीरियर वेसिकल आर्टरी से ब्लड सप्लाई नहीं होगा। आंसर इज 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 56. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्री रिक्वेसाइट ऑफ एंडोमेट्रियल एब्लेशन? तो एंडोमेट्रियल एब्लेशन क्या होता है, जो मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर होता है टू ट्रीट एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग को ट्रीट करने के लिए, जिसमें क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है यूट्राइन लाइनिंग एंडोमेट्रियम को टू रिड्यूस और स्टॉप मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए यूट्राइन लाइनिंग को डिस्ट्रॉय करता है। इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम एब्लेशन। अब ये किस में करते हैं, इसकी इंडिकेशन क्या है? इसके इंडिकेशन ये है सारे। जब मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाए तब कर सकते हैं। वुमेन वू डू नॉट विश द प्रिजर्व मेंस्ट्रुअल और रिप्रोडक्टिव फंक्शन, उसमें करते हैं। यूट्रस नॉर्मल साइज और नॉट बिगर देन 10 वीक प्रेगनेंसी साइज, तब कर लेते हैं। फाइब्रॉइड होता है वो स्मॉल हो तब एंडोमेट्रियम एब्लेशन का इंडिकेशन होता है। जो वुमेन वो वांट टू अवॉइड लॉन्गर सर्जरी को अवॉइड करना चाहती है उसके लिए एंडोमेट्रियम एब्लेशन इज बेस्ट। वुमेन वो प्रीफर टू प्रिजर्व हर यूट्रस को प्रिजर्व रखना चाहती है उसके लिए है बेस्ट। यूट्रस, तो अब ऑप्शन की बात करें, यूट्रस इज 12 to 14 वीक साइज, नो। वुमेन वांट टू प्रिजर्व हर रिप्रोडक्टिव फंक्शन, इसमें प्रिजर्व नहीं होता, इसमें डू नॉट विश द प्रिजर्व होता है। फाइब्रॉइड लेस देन 3 सेंटीमीटर होता है। वुमेन वो प्रीफर टू प्रिजर्व हर यूट्रस, ये आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57. विच ऑफ द फॉलोइंग डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज बेस्ट फॉर एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग टू डायग्नोस ओव्यूलेशन? एंडोमेट्रियम सैम्पलिंग के लिए हमेशा बेस्ट होता है ल्यूटियल फेज होता है आफ्टर ओव्यूलेशन। तो 28th डे की मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसका बेस्ट होगा 21 to 23 डेज एंडोमेट्रियम सैम्पलिंग के लिए। A 27-year-old female married for 3 years regularly cohabiting with her husband present to gynecopedy with complaint to inability to conceive for 2 years. During clinical evaluation, hysterosalpingography was done, which revealed irregular outline of uterine cavity and rigid fallopian tube with nodulation. तो ये सारा का सारा
इंडिकेट कर रहा है, जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस को इंडिकेट कराता है, जो एक क्रोनिक इन्फेक्शन है। और इसमें स्कारिंग और एडेशन हो जाता है फेलोपियन ट्यूब में, उसके कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 59, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वर्क टूवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग काज। तो नेशनल नाको होता है, वो करवाता है स्क्रीनिंग हाई रिस्क कोज ऑफ HIV, उसका स्क्रीनिंग करवाना, फैसिलिटेटिंग अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन, नो इसका काम नहीं है, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन टूवर्ड द सेफ सेक्स, ये भी इसका काम है, और ट्रीट HIV केस फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी इसका काम है। तो आंसर इज 1, 2, 1, 3 एंड 4। प्रोफाइलेक्टिक ओफ्रेक्टोमी इज रिकमेंडेड इन हाई रिस्क वुमेन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, कैरिंग BRCA1 और BRCA2 जीन, जो BRCA1 और 2 जीन रखता है, उसमें प्रोफाइलेक्टिक ओफ्रेक्टोमी करवाना जरूरी है, क्योंकि इसमें कैंसर का रिस्क होता है, कैंसर का रिस्क होता है इसलिए। फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट, कोलोन एंड ओवेरियन कैंसर होता है, उसमें भी प्रोफाइलेक्टिक ओफ्रेक्टोमी करवाना है। पेशेंट हैविंग ट्यूब ओवेरियन एब्सेस के लिए कोई इंडिकेशन नहीं है प्रोफाइलेक्टिक ओफ्रेक्टोमी का। प्रोफाइलेक्टिक ओफ्रेक्टोमी में क्या करता है, दोनों ओवेरी को निकाल देते हैं। तो आंसर इज 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 61, सीलर डुअल बॉडी कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजिकल फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सीलर डुअल बॉडी होता है, वो होता है एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर का हिस्टोलॉजिकल फीचर होता है, जो कि एक जर्म सेल ट्यूमर है। क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ डिफरेंशिएट गार्टनर सिस्ट फ्रॉम सिस्टोसील। गार्टनर सिल को सिस्टोसील से डिफरेंट करता है। तो अपन गार्टनर सिस्ट का जो फीचर पढ़े, तो गार्टनर सिस्ट होती है वो रिटेंशन सिस्ट होती है, जो रिमेनेंट होता है वोल्फियल डक का। फीचर की बात करें तो जो गार्टनर सिस्ट होती है वो सिचुएटेड होती है एंटीरियर या एंट्रियोलेटरल वाल पे वेजाइनल, जिसमें रूगोसिटीज ऑफ ओवरलाइंग वेजाइनल म्यूकोसा उसकी लॉस्ट हो जाती है। वेजाइनल म्यूकोसा ओवर इट बिकम टेंस और साइनी हो जाती है वेजाइनल म्यूकोसा। मार्जिन आर वेल डिफाइंड होता है इसका गार्टनर सिस्ट का। नॉट रिड्यूसिबल स्वेलिंग है गार्टनर सिस्ट। नो इम्पल्स ऑन कफिंग, कफिंग पे कोई इम्पल्स नहीं आएगा गार्टनर सिस्ट में। द मेटल कैथेटर टिप इंट्रोड्यूस पर यूरिथ्रा फेल टू कम अंडरनीथ द वेजाइनल म्यूकोसा। अब बात करें इसके ऑप्शनों की बात करें तो मार्क कफ इम्पल्स इन गार्टनर सिस्ट, नो कफ इम्पल्स नहीं होता। मार्जिन आर इल डिफाइंड, ये भी नहीं होता। मार्जिन आर वेल डिफाइंड। देयर इज नो कफ इम्पल्स ऑन कफिंग इन सिस्टोसील, ना सिस्टोसील में तो कफ इम्पल्स होता है। गार्टनर सिस्ट इज नॉट रिड्यूसिबल, तो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 63, सर्जिकल ट्रीटमेंट बाई वेंट्रो सस्पेंशन ऑफ यूट्रस इज यूज फॉर विच कंडीशन। तो वेंट्रो सस्पेंशन क्या होता है, वेंट्रो सस्पेंशन ऑपरेशन होता है टू सस्पेंड और सपोर्ट द यूट्रस इन मोर एंटीवर्टेड पोजिशन। यूट्रस को एंटीवर्टेड पोजिशन में रखने के लिए सस्पेंड और सपोर्ट होता है। तो इंडिकेशन किस में है, रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस हो या प्रिवेंटिंग एडेशन आफ्टर मायोमेक्टोमी और एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी के बाद में। मेथड क्या होता है इसमें करना है, एप्लीकेशन ऑफ द राउंड लिगामेंट्स। तो आंसर इज रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, a 29-year-old female with 3-month amenorrhea present to gynae OPD with complaint of something coming out her vagina. Her clinical evaluation, she was found to have single live pregnancy with second-degree uterine prolapse. Which one of the following is the best management plan for her? तो बेस्ट मैनेजमेंट प्लान होता है उसके लिए पेसरी ट्रीटमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ HIV इन्फेक्टेड वुमेन विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकमेंडेड। तो फर्स्ट जिडोवोडिन इज गिवन एट द ऑनसेट ऑफ लेबर, जिडोवोडिन देता है, ये क्या करता है, करेगा मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को रिस्क को कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा। इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन, ये भी बात सही है बिल्कुल। एमनियोटोमी और ऑक्सीटोसिन ऑगमेंटिन शुड बी डन, नो ये कभी नहीं करना चाहिए, कि इससे क्या होगा, ये करेगा इंक्रीज रिस्क ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, तो ये नहीं करना। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी शुड बी गिवन ऑल नियोनेट में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देना है। तो आंसर इज 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 66,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉम्प्लिकेशन इन द बॉडी ड्यू टू पोस्ट मैच्योरिटी ऑफ प्रेगनेंसी। तो पोस्ट मैच्योरिटी ऑफ प्रेगनेंसी वाले बेबी में क्या कॉम्प्लिकेशन होता है? मेकोनियम एस्पायरेशन हो जाएगा, मेकोनियम एस्पायरेशन का चांस होता है, हाइपोग्लाइसीमिया का चांस होता है, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज ये इसमें नहीं होता, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज होता है प्री मैच्योरिटी में होता है, पॉलीसाइथीमिया इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन। तो आंसर इज 1, 2 एंड 4। पोस्ट मैच्योरिटी बेबी में कॉम्प्लिकेशन बात करें, पोस्ट प्रेगनेंसी बेबी का कॉम्प्लिकेशन की बात करें, प्रेगनेंसी के दौरान क्या कॉम्प्लिकेशन होता है? डिमिनियस प्लेसेंटल फंक्शन, ओलिगोहाइड्रोमिनियोज और मेकोनियम स्टेन लाइकर, ये प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है। लेबर के दौरान फिटल हाइपोक्सिया, एसिडोसिस, लेबर डिसफंक्शन, मेकोनियम एस्पायरेशन, रिस्क ऑफ कोर्ड कंप्रेशन ड्यू टू ओलिगोहाइड्रोमिनियाज, शोल्डर डिस्टोसिया हो सकता है, इंक्रीज इंसिडेंस टू बर्थ ट्रॉमा ड्यू टू बिग साइज बेबी, नॉन मोल्डिंग ऑफ हेड ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ द स्कल बोन, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ ऑपरेटिव डिलीवरी। फॉलोइंग बर्थ के बाद में केमिकल न्यूमोनाइटिस हो सकता है, एटेलेक्टिसिस हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, इसके अलावा हाइपोक्सिया, रेस्पिरेटरी फेलियर, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है बच्चे में, पॉलीसाइथीमिया और इंक्रीज एनआईसीयू एडमिशन, ये इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, इंट्राहिपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी प्रेजेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर? प्रोराइटिस आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन स्पेशली इन पाम एंड शोल्डर, बिल्कुल सही बात है। सीरम बिलिरुबिन लेवल मोर देन 5 mg/%, नो। जो सीरम बिलिरुबिन लेवल होता है या तो नॉर्मल होता है या स्लाइटली एलिवेटेड होता है, इसमें लेस देन 5 mg/% से कम होता है। इसमें रेज बाइल एसिड, सही बात है। फीचर सबसाइड विद इन 2 वीक ऑफ पोस्टमार्टम, ये भी बात सही है। तो आंसर इज 1, 3 एंड 4। जो ऑब्स्टेटिक कोलेस्टेसिस होता है या सेकेंड मोस्ट कॉमन काज ऑफ जॉइंटिस इन प्रेगनेंसी। फर्स्ट काज क्या हो सकता है? वायरल हेपेटाइटिस, इंसिडेंस होता है 1 to 1.5% प्रेग्नेंट इंडियन वुमेन में। इसमें क्या हो सकता है? स्टेसिस ऑफ द बाइल इनटू द बाइल कैनालिकुलाई विद रेज कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज प्रोबेबली ड्यू टू एक्सेस सर्कुलेटरी एस्ट्रोजन। सिमिलरली मैनिफेस्टेशन आल्सो ऑब्जर्व इन वुमेन टेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये मैनिफेस्टेशन अपीयर होंगे लास्ट ट्राइमेस्टर में अपीयर होते हैं। जनरलाइज प्रोराइटिस इसका फीचर है। इसके अलावा वीकनेस, नोजिया, वोमिटिंग हो सकता है। जॉइंटिस स्लाइटली होता है। AST और ALT और सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल रेज होता है। बिलिरुबिन लेवल रेयरली एक्सीड 5 mg, मतलब 5 mg से कम ही रहता है। लीवर बायोप्सी कराएंगे तो कोई एविडेंस नहीं होगा नेक्रोसिस का, बट शो द फीचर ऑफ इंट्राहिपेटिक कोलेस्टेसिस। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्लड वैल्यू ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में सीरम आयरन होता है वो लेस देन 30 μg/ml के हिसाब से होता है, बिल्कुल सही बात है। TIBC टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इज लेस देन 400 μg/dL, बिल्कुल गलत बात है। TIBC इसमें क्या होता है? TIBC इंक्रीज होता है और ये होता है मोर देन 400 μg/dL। परसेंटेज सेचुरेशन इज 10% और लेस, सेचुरेशन परसेंटेज डिक्रीज होता है। फेरिटिन लेवल भी बेलो 30 μg/L। तो आंसर इज 1, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 69, क्लिनिकल फीचर ऑफ इन्फेंट विथ फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन एट बर्थ इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? जो फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन होगा उस बच्चे के लिए। फिजिकल फीचर, एन ओल्ड मैन लुक, बिल्कुल सही बात है। बेबी अलर्ट होगा, रिफ्लेक्स नॉर्मल होंगे, सही बात है। देयर इज द प्रेजेंस ऑफ वेट डेफिशिएंट होगा, ये भी बात सही है। थिक फैट एक्यूमुलेट अराउंड शोल्डर ऑफ द बेबी, फैट एक्यूमुलेट नहीं होगा, फैट की तो इसमें कमी होगी। आंसर इज 1, 2 एंड 3। तो IGR बेबी होता है जो उसमें लगभग 600 ग्राम नॉर्मल लिमिट से वेट कम होता है। लेंथ अनअफेक्टेड होती है। हेड सरकम्फ्रेंस रिलेटिवली लार्जर देन बॉडी इन एसिमेट्रिक वेराइटी में हेड सरकम्फ्रेंस ज़्यादा होता है। फिजिकल फीचर में देखें तो ड्राई एंड रिंकल स्किन बिकॉज लेस सबक्यूटेनियस, जो इसकी फैट होती है वो कम होती है। इसके फेड एब्डोमन होता है। थिन मेकोनियम स्टेन, वर्निक्स एसियोसिया, थिन अम्बिलिकल कॉर्ड, ये सारे के सारे फीचर सजेस्ट करते हैं ओल्ड मैन लुक। पिन ऑफ ईयर, कार्टिलेजिनस रिज, प्लांटर क्रीज आर वेल डिफाइंड। बेबी होगा अलर्ट होगा, एक्टिव होगा, नॉर्मल क्राई होगी, आई ओपन होगी, रिफ्लेक्स भी नॉर्मल होंगे इंक्लूडिंग मोरोज रिफ्लेक्स, ये सारे हो गए। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग छाया कॉन्ट्रासेप्टिव? जो छाया कॉन्ट्रासेप्टिव होती है उसी को बोलते हैं सहेली या सेंट प्रोमिन या ऑर्मेलॉक्सीफिन, ये होती है जो जिसका डेवलपमेंट किया गया है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ,
इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, नॉन स्टेरॉयडल कंपाउंड होती है, जिसमें एंटी एस्ट्रोजेनिक और वीक एस्ट्रोजेनिक की प्रॉपर्टी होती है। इसकी डोज होती है 30 मिलीग्राम ओरली देते हैं, वीक में 2 बार देते हैं 3 महीने के लिए, देन वंस ए वीक, उसके बाद 3 महीने बाद में वंस ए वीक देना है। मैकेनिज्म क्या है इसका, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओव्यूम को प्रिवेंट करता है, डज नॉट इनिबिट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं करता। साइड इफेक्ट यह है ओलिगोहाइड्रोमिनियाज, अवॉइड करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ में, लीवर और किडनी डिजीज़ में और ट्यूबरकुलोसिस में। इसकी इफेक्टिवनेस होती है 1 to 4 पर 100 वुमेन ईयर ऑफ यूज। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो ये पोटेंट एंटी एस्ट्रोजेनिक और वीक एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल सही बात होती है। फेलियर रेट होती है 1 to 4 पर SWY, ये भी बात सही है। इट इनहिबिट ओव्यूलेशन, ये बिल्कुल बात करते हैं, ये करता है प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। इट क्रिएट इस एसिंक्रोनी बिटवीन जाइगोट एंड एंड्रोमेट्रियम, बिल्कुल सही बात है। आंसर इज 1, 2 and 4। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ LARC, लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव। लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो लॉन्ग एक्टिव में कॉपर टी भी लॉन्ग एक्टिंग है, इम्प्लांट भी लॉन्ग एक्टिव है और LNG भी लॉन्ग एक्टिंग, तीनों 1, 2, 3 आएगा। LARC स्टैंड फॉर लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव, द मेथड of birth control provide effective contraceptive for extended period without requiring user action every day every time they have sex। कॉपर टी आ गया इसमें। IUD implant refer to contraceptive implant like Implanon or Nexplanon। LNG IUS stand for Levonorgestrel intrauterine system। Question number 72, how many time in a year does withdrawal bleeding occur in extended continuous regimen of combined oral contraceptive। अगर इसको एक्सटेंड करते हैं तो हर 3 मंथ से ब्रेक विड्रॉल ब्लीडिंग होती है, एवरी 3 मंथ। तो एक ईयर में कितना हो जाएगा, 3 मंथ से होगा तो एक ईयर में हो जाएगी 4 बार, तो 12 मंथ में कितना हो जाएगा 4 बार। आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 73, bilateral total salpingectomy is recommended surgical procedure to reduce the risk of, जिसको आंसर आएगा एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, दोनों के दोनों फेलोपियन ट्यूब को रिमूव कर देते हैं। अब फेलोपियन ट्यूब को रिमूव करते हैं तो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर, ओवेरियन कैंसर। फेलोपियन ट्यूब को रिमूव करने से ओवेरियन कैंसर का रिस्क कम कैसे होता है, क्योंकि जो ओवेरियन जो ट्यूमर होती है, जो ओवेरियन कैंसर होता है, वो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम फेलोपियन ट्यूब। ये माना जाता है कि ओवेरियन कैंसर जो ओरिजिनेट होता है फेलोपियन ट्यूब से, इसलिए फेलोपियन ट्यूब से जो रिमूव करने से क्या होगा, एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर का रिस्क डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, टंग बाइट अकर इन इक्लेम्सिया। तो टंग बाइट कौन सी में होता है, तो इसका आंसर तो आएगा क्लोनिक स्टेज। अब बात करें इक्लेम्सिया की स्टेज के बारे में, तो इसमें फर्स्ट स्टेप होती है प्री मॉनिटरी स्टेज, जो 30 सेकंड का होता है, जिसमें पेशेंट अनकॉन्शियसनेस होगा, ट्विचिंग ऑफ द मसल्स फेस टंग और आई बॉल रोल और बिकम फिक्स प्री मॉनिटरी स्टेज में। टोनिक स्टेज में क्या होगा, 30 सेकंड की होती है, जिसमें टोनिक स्पाज्म ऑफ वोल बॉडी, रेस्पिरेशन सीज हो जाएगा, टंग प्रोट्रूड हो जाएगी, साइनोसिस अपीयर हो जाएगी और आई बॉल फिक्स हो जाएगी टोनिक स्टेज में। उसके बाद में आते हैं क्लोनिक स्टेज 1 से 4 मिनट की, जिसमें वॉल्यूंटरी मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, ट्विचिंग स्टार्ट हो जाएगी इन द फेस में और एक्सट्रीमिटीज में भी फैल जाएगी। बीटिंग ऑफ टंग भी क्लोनिक स्टेज में आएगा। ब्रीथिंग इज स्टरटोरस, ब्लड स्टेन सिक्रेशन फिल माउथ। लास्ट में आता है स्टेज ऑफ कोमा, जिसमें पेशेंट पास इनटू द कोमा आफ्टर द फिट। कोमा कैन बी ब्रीफ भी हो सकता है, प्रोलॉन्ग भी हो सकता है, कन्फ्यूजन और लॉस ऑफ मेमोरी भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 75, इंडिकेशन फॉर रिमूवल ऑफ आईयूडी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इंडिकेशन क्या क्या होता है आईयूडी का रिमूव, अगर परफोरेशन हो जाए यूट्रस का तो बिल्कुल इंडिकेशन है साहब। प्रेगनेंसी विद डिवाइस इन सिटू, प्रेगनेंसी हो जाए आईयूडी के साथ साथ ही तो भी रिमूव करना चाहिए तुरंत। 1 ईयर आफ्टर मिनोपॉज हो गया उसके बाद में कोई यूज नहीं है तो रिमूव कर लेना चाहिए। परसिस्टेंट माइग्रेन का कोई इंडिकेशन नहीं है, तो आंसर इज
1 2 3। इंडिकेशन की बात करें तो ये सारे इंडिकेशन है रिमूवल ऑफ आईडी। परसिस्टेंट एक्सेसिव रेगुलर और इरेगुलर यूट्राइन ब्लीडिंग हो रहा है तो रिमूव कर लो। फ्लेयरिंग अप ऑफ साल्पिंजाइटिस हो गया, परफोरेशन ऑफ यूट्रस हो गया, आईडी हैज़ कम आउट ऑफ द प्लेस, पार्शियल एक्सपेल्शन हो गया मतलब प्लेस से दूर आ गई या वहाँ से बाहर आ गई, प्रेगनेंसी हो गई, वुमेन डिजायर ऑफ बेबी जिसको बेबी चाहिए, थ्रीड मिस हो गया तो भी रिमूव करना चाहिए, 1 ईयर आफ्टर मेनोपॉज, व्हेन इफेक्टिव लाइफ स्पैन ऑफ द डिवाइस इज ओवर। ये सारे इंडिकेशन है आईओडी के रिमूवल के। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर द यूज ऑफ कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो एब्सोल्यूट जो ओरल जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं उसकी बात करें तो ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गए कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के। फर्स्ट वाला है सर्कुलेटरी डिजीज, जो पास्ट में था या प्रेजेंट में है वो डिजीज़, जिसमें एट्रियल या वीनस थ्रोम्बोसिस, सीवियर हाइपरटेंशन है तो सीओपी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं लेनी, हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक है तो भी पिल नहीं लेनी, हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ के साथ वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है तो भी अवॉइड करना है, माइग्रेन विद फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है तो भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है पिल का, लीवर का डिजीज़ है जैसे एक्टिव लीवर डिजीज़ है, लीवर एडिनोमा या लीवर कार्सिनोमा है तब भी पिल नहीं लेनी, प्रेगनेंसी है, ब्रेस्ट फीडिंग पोस्टमार्टम 6 वीक तब तक पिल नहीं लेनी सीओपी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, मेजर सर्जरी प्रोलॉन्ग इम्यूनाइजेशन तब नहीं लेनी, एस्ट्रोजन डिपेंडेंट नियोप्लाज्मा लाइक ब्रेस्ट कैंसर तब भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं लेनी। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गया। क्वेश्चन की बात करें, सीवियर हाइपरटेंशन में नहीं लेनी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, डायबिटीज़ के साथ वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन आ गया डायबिटीज़ विद रेटाइनोपैथी तो भी नहीं लेना, गोल ब्लैडर डिजीज़ का कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो आंसर इज 1 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 77, A 27-year-old recently married female come to family planning clinic request for long-term reversible contraception. Which of the following is the best suited option for her? तो बेस्ट suited होता है उसके नेक्सप्लेनोन। नेक्सप्लेनोन क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट होता है जो इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन फॉर अप टू 3 ईयर। क्वेश्चन नंबर 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेशन फॉर कोल्ड नाइफ कोनाइजेशन। कोल्ड नाइफ कोनाइजेशन क्या होता है? कोनाइजेशन होता है ऑपरेशन इन्वॉल्विंग रिमूवल ऑफ कोन ऑफ सर्विक्स विच इंक्लूड एंटायर स्क्वोमो पोलमर जंक्शन स्ट्रोमा विथ ग्लैंड एंड एंडोसर्वाइकल म्यूकस में। ये सारा कौन बायोप्सी में आ जाता है या कौन कोनाइजेशन में आता है। इसकी इंडिकेशन कब है? अनसेटिस्फैक्ट्री कोलोनोस्कोपिक फाइंडिंग हो रहा है, एंटायर मार्जिन ऑफ द लेजन आर नॉट विजुलाइज, तब कौन बायोप्सी लेना है। इनकंसिस्टेंट फाइंडिंग कोलोनोस्कोपी साइटोलॉजी और डायरेक्ट बायोप्सी। इनकंसिस्टेंट फाइंडिंग हो रहा है तो कोलोनोस्कोपी करनी है, वो कोलोनोस्कोपी नहीं कोल्ड नाइफ कोनाइजेशन करना है। पॉजिटिव एंडोसर्वाइकल कुराटाज पॉजिटिव है तो कोनाइजेशन। व्हेन बायोप्सी कैन नॉट रूल आउट इन्वेजिव कैंसर फ्रॉम द CIS और माइक्रो इन्वेजन, ये इंडिकेशन हो गए इसके। तो क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा? इनकंसिस्ट फाइंडिंग ऑफ कोलोनोस्कोपी साइटोस्कोपी कोल्पोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी नहीं कोल्पोस्कोपी साइटोलॉजी और डायरेक्ट बायोप्सी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल स्टरलाइजेशन। फीमेल स्टरलाइजेशन कैन बी डन 24 to 48 आवर फॉलोइंग डिलीवरी। यस, डिलीवरी के 24 से 48 आवर बाद में कर सकते हैं। आइडियल टाइम फॉर इंटरवेल लाइगेशन इज ल्यूटियल फेज प्रीसीडिंग मेंस्ट्रुएशन। नो, ल्यूटियल फेज नहीं होता इसमें, आइडियल टाइम होता है इसकी वो होती है प्रोलिफेरेटिव फेज। इट कैन बी कंबाइंड विद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल MTP कर रहा है तो MTP के साथ ही फीमेल स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, साथ के साथ, सही बात है। इट प्रिवेंट मेजर अगेंस्ट सीरियस ओवेरियन कैंसर, ये बात सही है। तो आंसर इज 1 3 and 4। तो फीमेल स्टरलाइजेशन की बात करें जिसमें क्या करता है? अकुलजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। इसका टाइम ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो फिर में 24 to 40 आवर आफ्टर डिलीवरी ऑपरेशन कर सकते हैं फीमेल स्टरलाइजेशन। टेक्निकली सिंपल होता है, हॉस्पिटल स्टे होता है एंड रेस्ट एट होम। इंटरवेल कर रहे हो तो 3 मंथ के बाद में करना है डिलीवरी के या एबॉर्शन के, और उसके आइडियल टाइम होता है प्रोलिफेरेटिव फेज आफ्टर मेंस्ट्रुअल पीरियड। और MTP के साथ है करना है कंकरेंट विद MTP, तो स्टरलाइजेशन परफॉर्म अलॉन्ग विद टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, हाथों हाथ कर दो MTP के साथ। क्वेश्चन नंबर 80, द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक ऑफ ट्यूबल लाइगेशन। तो पोमरिम टेक्निक इज मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज
मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर ट्यूबल लाइगेशन ड्यू टू इट सिंप्लिसिटी और इफेक्टिवनेस। इसमें क्या करते हैं, पोमरी मेथड में सबसे पहले लूप क्रिएशन करते हैं, फेलोपियन ट्यूब से एक लूप क्रिएशन कर दिए। उसके बाद में लूप कंपोजिशन, लूप कंसिस्ट मेनली ऑफ द इस्थमस ऑफ और पार्ट ऑफ एम्पुलरी पोर्शन, यहाँ पे लूप करना है। उसके तीसरा है लाइगेशन, ए निडल विद क्रोमिक कैटगाइट इज पास थ्रू द एवेस्कुलर एरिया ऑफ मीजोसाल्पिंग्स एंड बोथ द लिम्ब ऑफ लूप टाइट क्लोजली टाइट कर देना। उसके बाद में 1 से 1.5 सेंटीमीटर का सेगमेंट डिस्टल टू लाइगेचर इज एक्साइज, तो 1 से 2 सेंटीमीटर का सेगमेंट हटा देना है और लिविंग 1.5 सेंटीमीटर इंटेक ट्यूब एडजस्ट टू यूट्रस। जो यूट्रस है ये यूट्रस है, इसके जो इंटेक्ट है 1 से 1.5 सेंटीमीटर वो छोड़ देता है ऐसे कैसे। तो ये पोमरी टेक्निक हो गई।